बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और ये सहरी का वक्त था, मैं अपनी नमाज तहज्जुद पढ़ के गैलरी में आई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। और जो है मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी एक दुआ मैंने अभी रिसेंटली याद की, तो मैंने कहा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। जब हम किसी की गीबत कर बैठते हैं तो उस वक्त तो हमें ख़्याल नहीं होता, बाद में बड़ा अफ़सोस और पछतावा होता है कि हमने बेकार की बात की और किसी की गीबत करके अपनी ही नेकी ज़ाया की। तो ये एक दुआ है, आप भी इसे याद कर लीजिए। फ़अय्युमा मोमिनिन सबबतुहु फ़जअल ज़ालिका लहू क़ुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा। जब हम किसी की गीबत कर बैठते हैं तो हमें चाहिए कि हम ये दुआ याद कर लें और पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे गुनाह जो हमारे गीबत करने की वजह से हुए वो बख्श दिए जाएं और दूसरे के अजर और सवाब में इजाफ़ा हो। जो उसका हक़ है वो दुनिया में ही हम अदा कर दें। आमीन। और ये मैंने आज इफ़्तार में सोचा कि कुछ चेंज होना चाहिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मैंने कभी इफ़्तार में हलीम नहीं बनाई। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लिया था, सारी दालें और जौ गंदम सब एक साथ। और ये सुबह के टाइम पे मैंने इनको सोक कर दिया था, और ज़ोहर के टाइम पे नमाज के बाद हमें 1-1:30 के करीब मैंने इनको बॉईल करने चढ़ाया था। तो ये आराम से 6 बजे 6:15 तक मेरी हलीम बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने सारी दालें और जौ गंदम सब एक साथ सोक करके और इसे बॉईल करने चढ़ा दिया था। तो ये मतलब जैसे अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर मैं जौ गंदम को अलग से कुकर में उसको प्रेशर दे के करती हूँ और दालों को अलग से चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। लेकिन चूँकि रमज़ान में टाइम, आप जितनी भी अर्ली किचन में आ जाएं, टाइम बहुत शॉर्ट ही लग रहा होता है 5 बजे के बाद तो स्पेशली। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा रहा। मैंने तरबूज काट के उसके ऊपर खर्शी डाला था, क्योंकि डाउटफुल था कि पता नहीं तरबूज मीठा है कि नहीं। और ये बाकी आधा तरबूज था जिसको मैंने क्लिंग रैप लगा के रख दिया कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर हम यूज़ करेंगे। और ये भी मैंने काफ़ी दोपहर में ही, मतलब आधी अपने तैयारी मैंने कर ली थी अफ्तार की। क्योंकि अगर आप आधी प्रिपरेशन पहले ही कर लें ज़ोहर के टाइम पे, तो फिर असर के बाद थोड़ा आपका वर्कलोड भी कम होता है और टाइम पे आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और मुझे आज जुम्मा था तो मुझे अपने नेबर्स में इफ्तार भी देना था, तो मैंने कहा और ही मतलब आम दिनों के हिसाब से थोड़ा सा आप आम दिनों में रिलैक्स होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो इफ्तार के बाद, मतलब अज़ान के बाद अपनी चीज़ें और जो बच गई हैं तैयार कर लेंगे। लेकिन आपको जब कहीं देना हो तो फिर तो वो आपको साथ साथ ही करना पड़ता है। और ये मैंने कस्टर्ड के लिए जेलीज़ बनाई थी। एक मेरे पास फुल पैकेट था और एक थोड़ा सा बचा हुआ था। तो बस इस तरह से मैंने दोनों जेलीज़ को गर्म पानी डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये जेलीज़ जम जाएंगी, साथ ही मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो जाएगा। तो बस एक तो जुम्मे को आपका दिन, वैसे ही पता नहीं क्यों मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि आम दिनों के मुकाबले में जुम्मे का दिन मेरा बहुत ज़ोहर का टाइम स्पेशली बहुत शॉर्ट हो जाता है। शायद इस वजह से कि हम कॉन्शियस होते हैं कि हमें नमाज़ पढ़नी है, फिर अपने अस्कार करने हैं। और आम दिनों में हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि अगर ज़ोहर में नहीं पढ़ा तो असर में पढ़ लेंगे, और अगर असर में नहीं पढ़ा तो इशा में पढ़ लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से फिर जो है ना हम थोड़े से टेंस होते हैं कि बस जल्दी 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 जुम्मे के दिन हमारे सारे काम वक्त पर हो जाएं। और ये जो है मैं हलीम का कोरमा तैयार कर रही हूँ। तेल भी मैं बहुत सोच सोच के डाल रही थी कि बस थोड़ा हल्का हल्का हाथ रहे, ये ना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए। आम दिनों की बात और होती है, और रोज़ों में आप बना रहे होते हैं कुछ, तो सबसे ज़्यादा आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ आपसे ना बन जाए कि जो आपके रोज़ों को मुश्किल में डाल दे। तो बस इस तरह से थोड़ा सा ये ख्याल रख के अगर आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपका रमज़ान रोज़े सब बहुत अच्छे गुजरेंगे। साथ ही अब मैंने ये देखें, इसी वजह से टाइम इतना शॉर्ट होता है कि आपको पता ही समझ नहीं आती कौन से चूल्हे पे क्या रखे और क्या ना रखे बंदा। और ये अब मैंने अपनी मुझे बनानी थी बिरयानी, वो भी मेरी थोड़ी क्वांटिटी में थी, वरना कढ़ाई में बिरयानी कोई ही शायद बनाता हो। मुझे बस ये ज़रा खुला हुआ पैन होता है, और जब मैं 2-3 चूल्हे एक साथ यूज़ करती हूँ तो ये सही से बीच में एडजस्ट हो जाता है मेरा जो कढ़ाई है। तो इस वजह से ही मैंने कढ़ाई में बिरयानी, और बनानी मुझे चिकन की थी तो वो भी मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए था उसके लिए, वो भी जल्दी ही हो जाएगी।
और मटन का जो गोश्त था वो मैंने कुकर में चढ़ा दिया ताकि मेरी हलीम के लिए भी अच्छा सा बिल्कुल सॉफ्ट ब्लेंड सा हो जाए गोश्त कुकर में ही, तो मुझे उसमें ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये मेरी बिरयानी का क़ोरमा भी तैयार हो गया और हो रहा है बल्कि। और मतलब इतनी स्पीड होती है ना आपकी, रमज़ान में तो बहुत स्पीड हो जाती है काम की, कि मुझे अपनी खुद अभी वीडियो देख के भी मुझे हो रहा है कि ओहो मैंने इतना सारा कुछ बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त तो मुझे इतनी टेंशन हो रही होती है कि बस मेरा चीज़ें जल्दी से वक्त पे तैयार हो जाएं। खैर, और ये मैं कस्टर्ड के लिए उसको ग्लास में घोल रही हूँ। दूध मैंने पहले निकाल लिया था थोड़ा सा, ठंडा दूध। कस्टर्ड हमेशा ठंडे दूध में, कॉर्नफ्लावर है, कस्टर्ड है, ये हमेशा ठंडे दूध में ही घोलें। गर्म दूध में या गर्म पानी में कॉर्नफ्लावर घोलेंगे और गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलेंगे तो उसमें लम्प बन जाएगा और वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो बस इसी तरह से मेरा वनीला कस्टर्ड था, ये मैं तैयार कर रही थी। और ये जो आपको इतनी हिलती जुलती वीडियो नज़र आ रही फील हो रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मेरी वीडियो में मेरी हेल्प कर रही थी मेरी एज़ यूजुअल बेटी। इनका बड़ा दिल लगता है मेरे साथ किचन में, या खैर किचन के अलावा भी, मतलब जहाँ जहाँ मैं होंगी वहाँ इनका बहुत दिल लगेगा। और ये मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये देखने में लग रहा है कि मैंने 3 स्कूप डाला है, लेकिन 3 स्पून ये है नहीं शुगर, या तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब है। वो भी मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा था क्योंकि फिर इसमें मैंने जली भी ऐड की थी, तो वो थोड़ा सा कम ही हो, और मेरी क्वांटिटी भी कम थी। लेकिन खैर अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो 1.5 चम्मच चीनी काफ़ी होती है। और 1.5 चम्मच ये वो वाले स्पून है, सूप स्पून है, उससे 1.5 चम्मच। वरना फिर आप मीडियम से अगर अपने टेबल स्पून से लेंगे तो फिर आप 2-2.5 ले लें, या एज़ पर टेस्ट ले लें, इस तरह से भी कैस कर सकते हैं। और बस ये मेरे चावल तैयार हो जाएंगे अभी बिरयानी के, तो फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। चावल 1 कन्नी चावल आप, यानी कि जब आप बिरयानी का चावल हाथ में लेके उसके उबालने पर चेक करें तो आपको ऐसा थोड़ा सा कच्चापन उसमें फ़ील होना चाहिए। तब जब आप फिर दम देते हैं तो वो बहुत अच्छे और खिले खिले चावल होते हैं। फुल कुक चावल होते हैं तो फिर वो थोड़े से गीले और स्टिकी स्टिकी से बिरयानी में फ़ील होते हैं। और ये मैंने इसको दालों को भी ब्लेंड कर लिया, और इसमें मैं ये जो अब ये देखें कितना अच्छा, मेरा कोई प्लान नहीं था। ये मेरा मटन शोल्डर का जो पोर्शन होता है ये वो वाला गोश्त था, बस मैंने अनप्लान बनाया था तो मैंने वही इसमें ऐड कर लिया। और ये साथ ही साथ मेरे चावल भी हो गए थे, जिनको मैंने इसमें ही मिक्स करके हाफ़ ऊपर हाफ़ नीचे लेयरिंग कर ली थी। मतलब मैंने बहुत एहतमाम नहीं किया था, टाइम, फिर वही बात कि मेरा टाइम कम था और मुकाबला बड़ा सख्त था मुझे जल्दी जल्दी करना था, तो बस इस तरह से अब मैं इसके ऊपर पुदीना और जो फूड कलर होता है ये सारी चीज़ें और हरी मिर्चें, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और फूड कलर को जो है मैं डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, कभी ऐसा हो भी जाता है कि कभी डाल दिया, लेकिन यूजुअली मैं इसको डायरेक्ट फूड कलर नहीं डालती। उसको मैं थोड़ी से दूध या थोड़ा दही लेकर उसके साथ मिलाकर फिर मैं उसमें डालती हूँ, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाता है। और मतलब खुश, और केवड़ा एसेंस जो होता है वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन वो भी मैं डायरेक्ट नहीं डालती क्योंकि ऐसा ना हो कहीं किसी साइड पे चावल में ज़्यादा गिर जाए या खुदा न खास्ता हाथ से ही स्लिप कर जाए, तो वो तो फिर आपकी पूरी बिरयानी बर्बाद हो जाएगी। तो उसको मैं थोड़े से किसी बाउल में निकाल के और दही के साथ या दूध के साथ ऐड करके और फिर मैं करती हूँ। और ये मैं ऊपर से इसमें लेमन स्क्वीज़ करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको दही में फेंट के फिर डाल दें, या चाहे ऊपर से डाल दें, आप दोनों तरह से इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने अब इसको बस तवे पे रख दिया है अपने कढ़ाई को, और इसमें अब मैं वही ये मेरी जेली और कस्टर्ड्स वगैरह जो मैंने बनाए थे इनकी भी मैंने गार्निशिंग कर लिया, अपने बाउल्स में सेट कर लिया, जो मुझे भेजना था वो भी
अलग कर लिया, उसका अलग बाउल कर लिया। और ये देखिए इस तरह से मैं दही लेकर और इसमें बस कलर डालूँगी और केवड़ा एसेंस डालूँगी और इसे उसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, जुम्मे के दिन ख़ास जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे नमाज कुरान के साथ जिनका ज़िक्र होता है, तो सूरह कहफ, सूरह जुम्मा, सूरह दखान, ये आप लोग लाज़मी 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 पढ़ा करें। और सूरह कहफ अगर आप पूरी पढ़ लें तो आपको एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक हिफाजत होती है। और पूरी नहीं पढ़ सकते, नहीं मौका मिलता, या कुरान की इतनी स्पीड नहीं है आपकी, तो आप शुरू की 10 और आखिर की 10 आयत तो लाज़मी पढ़ लें। लेकिन आपको मैं बताऊं, पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि मुझे सूरह कहफ पढ़ना बहुत मुश्किल लगता था, कि मुझे लगता था बहुत लंबी सूरत है। और ज़ोहर के बाद क्योंकि फिर नमाज़ पढ़ी, फिर खाने का टाइम है और एज़ यूजुअल है कि आपको ही सारा कुछ देखना है, किचन भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो वो फिर आपके लिए बहुत टफ़ हो जाता है कि फिर रह जाता था। या फिर बस यही होता था कि शुरू की और आखिर की 10-10 आयत पढ़ ली और बस। तो अब लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट लिया कि मैं अब फिर हाफ़ मैं फ़जर में पढ़ लेती थी। जैसे हाफ़ सूरत मैंने फ़जर में पढ़ ली और हाफ़ फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ ली, तो उससे आधी हो जाती है सूरत, तो बर्डन भी कम हो जाता है, मतलब आपको पढ़ना भी कम होता है और टाइम भी कम आपका लगता है और आपके वज़ाइफ भी पूरे हो जाते हैं। और इसी तरह से आज भी मेरे साथ हुआ था, क्योंकि ज़ोहर के बाद मैं किचन में आ गई थी अर्ली और मेरी कुछ वज़ीफ़े रह गए थे, जैसे सूरह जुम्मा, सूरह दुखान, ये सब चीज़ें रह गई थी। तो फिर मैंने असर के बाद जब मैं अपनी आधी प्रिपरेशन करी, बल्कि मैंने अपनी तकरीबन ही कर ली थी, चावलों को दम लगा लिया था और हलीम भी मैंने अपना मतलब उसको पकने के लिए छोड़ दिया था, तो फिर मैंने अपनी ये बाकी की चीज़ें पढ़ लीं। और हार्डली मुझे जो है ना इसमें पौन घंटा लगा, मतलब मैं 5:15 पे बैठी थी। मैं चाह रही थी कि मैं टाइम फ़ोकस करूं, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं 5:15 पे बैठी थी और 5:45 पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सुकून से अपने सारी जो मेरे वज़ाइफ रह गए थे वो मैंने पढ़ लिए। असर के दरमियान जुम्मे को, यानी कि ज़ोहर और असर के दरमियान आपको अपनी ये सारे वज़ाइफ मुकम्मल कर लेने चाहिए। घर के काम कभी भी कम नहीं होते, ख़त्म तो हो ही नहीं सकते, और आपको अपनी तमाम चीज़ों के साथ इन सारी दुनियावी जो रूटीन है उनके साथ अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना होता है, अपने से मुराद अपनी आखरत बनाने के लिए भी। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि आप घर के जो काम कर रहे होते हैं, इसमें भी अगर आपकी नीयत ये हो कि जी मैं अपने घर के लोगों को खुश रखने के लिए, उन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपने फ़राइज़ को सही तौर पे अंजाम देने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, तो ये भी सवाब है, ये भी नेकी है। लेकिन कुछ अल्लाह ताला के भी फ़राइज़ हैं, हुकूक़ हैं जिनको हमें अदा करना है। मुझे शामी कबाब ये अच्छे चले, साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मैंने पकौड़ों का बैटर बनाया था और ये मुझे शामी कबाब फ्राई करने थे, जिनको मैंने अंडों में अंडे फेंट कर और उसके अंदर फोल्ड करके फ्राई किया था। बस इस तरह से मेरा आज मुख्तसर सा इफ़्तार था। मुख्तसर सा इफ़्तार मतलब खाना ज़्यादा था और इफ़्तार कम खाना था ये। मतलब और वैसे भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ्राई आइटम बस एक आध ही कोई रखूँ, कोई जैसे चना हो, दही बड़े हों, दही फुल्की हो, मतलब ऐसी चीज़ें हों जिससे आपका प्रॉपर पेट भरे। बाकी जो जितने फ्राई आइटम होते हैं ये उस वक्त तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए फिर ना सेहत के लिए फिर ये बहुत ख़राब होते हैं और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स फिर आपको पता ही है कि क्या निकलते हैं। तो खैर बहरहाल अब जो है ये इफ़्तार का टाइम होने वाला है और बच्चे मेरे दस्तरखान लगा रहे हैं, और बस इस टाइम आप इतने फुस हो चुके होते हैं ना कि सारी एनर्जी लेवल अब आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस अब ये हम अज़ान की का इंतज़ार कर रहे थे और रोज़ा खुल गया। और अब मुझे भी ख़ुद हलीम बहुत पसंद है, तो मैंने कहा मैं बाकी चीज़ें तो बाद में खाऊंगी, पहले मैं हलीम और नान को इंजॉय करूँ। और फिर हम जाएंगे दोबारा, किचन क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद इशा की तैयारी करेंगे। तो बस जब तक के लिए ये रेस्ट टाइम होता है, सुकून सुकून से चाय पी के अपनी एनर्जी दोबारा बहाल करके और फिर इशा की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।